नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष भाई और आज तड़कती भड़कती न्यूज़ और बहुत बारीकियों से डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या मैं बोलूँगी बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स ने मिस कर दिया। तो आशीष भाई शुरू हो जाते हैं, केजरीवाल वन्स अगेन और सुप्रीम कोर्ट की इनकी कहानी, बट उसके साथ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आखिरी तक बने रहिएगा। जी आशीष भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है दिल्ली वालों के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम सबको उम्मीद थी कि आज दिल्ली का नया मेयर चुन के आएगा। आज मेयर के इलेक्शन शेड्यूल्ड थे क्योंकि आज 26 अप्रैल है। जी हाँ, था लगा रहा हूं इस बात को क्योंकि फिलहाल ये मामला खट्टाई में पड़ गया है। हम सब जानते हैं 2022 में, दिसंबर 2022 में जब से आम आदमी पार्टी को एमसीडी की कमान मिली है संभालने को। पहले ये सुना करते थे कि भाई एमसीडी और दिल्ली सरकार अगर एक ही सरकार के हाथ में रहे तो कन्फ्रंटेशन कम होंगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं आ रहा। दिसंबर 2022 से जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी के ऊपर कब्जा करके बैठी है, तब से तो कन्फ्रंटेशन का ऐसा दौर चालू है कि रोज कुछ ना कुछ नया देखने को आता है। और इस समय अरविंद केजरीवाल जी के जेल में होने की वजह से तो मैं कहूंगा इस समय दिल्ली इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ऐसा इसलिए कहूंगा क्योंकि कई बार तो ये देखने में आ रहा है गायत्री जी कि ये सैबोटेज है। ऐसा जानबूझ के सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं। क्यों? अभी आज के एनालिसिस पे बताऊंगा, क्योंकि आज का मेयर का शेड्यूल्ड इलेक्शन जो सुबह 11 बजे होना था, दैट हैज बीन पोस्टपोन इनडेफिनेटली, उसको डेफर कर दिया गया है। यानी अभी अगला मेयर का इलेक्शन एमसीडी का कब होगा किसी को नहीं पता। अब तक कोई कमेटीज भी नहीं बनी है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे बाकी हो। इसलिए दिल्ली का डेवलपमेंट वर्क जो एमसीडी के खाते में आता है वो बहुत ही ज्यादा इस समय मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। आगे आगे अगर जैसे अभी मौसम आएगा, कभी डेंगू का, कभी बरसातों का, ऐसे में एमसीडी का क्या हाल होगा, पैसे कहां से आएंगे, फंड्स कहां से आएंगे, कुछ अभी किसी को पता नहीं। क्योंकि फिलहाल तो मेयर का इलेक्शन जैसी बड़ी चीज भी टल गई है। कैसे टल आई? आज का मेयर का इलेक्शन टल इसलिए गया क्योंकि इसके अलग अलग, आप समझ गए होंगे, दो पहलू होंगे। एक, बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पक्ष सुनाएगी और आम आदमी पार्टी रन दिल्ली सरकार अलग पक्ष सुनाएगी, हमेशा की तरह। लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया दोनों के पक्ष अपने दर्शकों के सामने रखते हुए एक निष्पक्ष एनालिसिस आप दर्शकों के लिए लेके आई है। आप खुद फैसला कीजिए कौन सही कौन गलत। क्योंकि जहां पे बीजेपी लेड दिल्ली सरकार का कहना है कि आपने कुछ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को फॉलो नहीं किया जिसके चलते हुए ये इलेक्शन टले, वहीं आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे चलने वाले एलजी के सक्सेना की वजह से ये इलेक्शन टल गए। असल में कहानी क्या है? असल में एलजी के सक्सेना जी के माध्यम से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाना तय था, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इस इलेक्शन को पूरे को निष्पक्ष रूप से कंडक्ट करा था, वो अपॉइंट करने से एलजी साहब ने इनकार कर दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, एलजी साहब ने इनकार कर दिया वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने से जो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता। क्यों इनकार कर दिया? अब उसके ऊपर भी आना पड़ेगा, क्योंकि एलजी साहब अगर अपने ऊपर कोई ब्लेम ले रहे हैं तो कोई तो वजह होगी, कोई कारण भी रहे होंगे। क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं आगे, हर मामला आजकल हम देखते हैं कोर्ट में चला जाता है। तो मुद्दा क्या है अब उसको समझते हैं। इसलिए इनकार कर दिया एलजी साहब ने क्योंकि जो प्री रिक्विजिट थी ये अपॉइंटमेंट के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, नाम के लिए, वो थी सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा, उनके ऑफिस द्वारा प्राप्त रिकमेंडेशन कि इन फलां नामों को रिकमेंड किया जा रहा है, अ सीरीज ऑफ नेम्स, अ ग्रुप ऑफ नेम्स। वो रिकमेंडेशन के ऊपर एलजी साहब ने फाइनल डिसीजन लेना था। अभी वो रिकमेंडेशन सीएम की तरफ से एलजी साहब को प्राप्त नहीं हुई। इसके चक्कर में ये पूरा का पूरा मामला अटक गया। अब इसके ऊपर जब एक टसल, एक कन्फ्रंटेशन बन जाती है इन दोनों के बीच में, तो उसके ऊपर अलग अलग वर्जन आने शुरू हो जाते हैं। जहां पे एक तरफ बीजेपी कहती है कि सीएम को रिजाइन कर देना चाहिए, एलजी साहब भी स्ट्रॉन्ग व्यू के हैं कि जेल में रहते एडमिनिस्ट्रेशन चलाई नहीं जा सकती। वहीं पे आप एडमेंट है इस बात के ऊपर कि हमारा नेता तो सिर्फ केजरीवाल रहेगा और भले ही उनको जेल से सरकार चलानी पड़े,
जिसके ऊपर एक कन्फ्रंटेशन अब धीरे धीरे बनती नजर आ रही है। और आज का ये जो मेयर का इलेक्शन डेफर होने का फैसला है, ये पहली मेजर कन्फ्रंटेशन है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद। 21 मार्च 2024 में जब वो जेल गए, ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए, उसके बाद ये पहला मेजर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन है जहां पे उनके जेल जाने की वजह से कोई मेजर डिसीजन डेफर कर दिया गया है इनडेफिनेटली। अब ये एलजी साहब का डेफर करना क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ये तर्क संगत है या नहीं, अब उसके एनालिसिस के ऊपर आ जाते हैं। जहां पे आपने इसको डार्क डे इन डेमोक्रेसी का नाम दिया, तो वहीं पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कहा कि इट हैज बीन डन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्या कहते हैं, उसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। होता क्या है, चलो उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। एक प्रपोजल जो कि भेजा गया चीफ सेक्रेटरी द्वारा, वो चीफ सेक्रेटरी ने प्रपोजल भेजा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को। वो प्रपोजल क्या था कि आप ये जो हमने इलेक्शन कराने हैं एमसीडी के, आपकी तरफ से कहा गया है, इसके लिए हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करना है, उसके लिए आपकी रिकमेंडेशंस चाहिए। ये एक ऑफर लेटर या एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया चीफ सेक्रेटरी की तरफ से चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को। ये कब भेजा गया? इसके भेजने के 2 दिन बाद 22 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, 22 अप्रैल को, आज 26 है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने वो लेटर रिटर्न कर दिया चीफ सेक्रेटरी को, ये कहते हुए कि चीफ मिनिस्टर इज करंटली अंडर जुडिशियल कस्टडी और ऐसे में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू पुट अप द फाइल एंड गेट हिज डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑन द मैटर। अभी बताइएगा, अभी इसमें किसकी गलती है? आगे ये बात ध्यान दें आपके दर्शक कि कोई भी जो गवर्नमेंट का काम है, जो हमारे फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है, वो मुंह जबानी नहीं चलता कि सुनीता केजरीवाल को कोई संदेशा दे दिया और उन्होंने आके टीवी चैनल्स के आगे पढ़ दिया। सरकारी काम हमेशा लिखित में होते हैं, फाइलों पे नोटिंग्स होती हैं, सिग्नेचर होता है, डेट डलती है। तो जब तक ऐसा नहीं हुआ और वो लेटर वापस चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंचा दिया गया, इसके बाद एलजी ऑफिस ने यह कहा कि क्योंकि हमारे पास सीएम की रिकमेंडेशन नहीं पहुंची है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए एज एन एडमिनिस्टर हमें जो ये ऑफिसर अपॉइंट करना है, ये करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर के इसके ऊपर कोई इनपुट्स, कोई थॉट्स, कोई व्यूज, कोई रिकमेंडेशन नहीं मिली है। अच्छा, ये गलत भी नहीं है, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी हमेशा से एलजी के ऊपर तानाशाही करने का इल्जाम लगाती रही है कि भाई आपने हमारी रिकमेंडेशन के बिना ये कर दिया, वो कर दिया, चाहे एल्डरमैन अपॉइंट करने का पीछे मुद्दा रहा हो, चाहे और कोई मुद्दा रहा हो। अभी उसके ऊपर भी मैं आऊंगा थोड़ी डिटेल में। अभी समझते हैं कहानी कहां, समझ समझ के, फूंक फूंक के कदम एलजी साहब को क्यों रखने पड़े। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को और समझ लेते हैं कि एक्चुअली जो एमसीडी है, एमसीडी के जो मेयर हैं अभी शैली ओबराय हैं, आम आदमी पार्टी की, उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2024 को खत्म हो चुका है ऑलरेडी। और इस बार क्योंकि थर्ड टेन्योर है, तो इस बार जो ये पोस्ट है मेयर की, इट इज रिजर्व फॉर द एससी कैंडिडेट, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपने महेश कुमार को उतारा हुआ है और बीजेपी ने कृष्ण लाल जी को उतारा हुआ है। तो ये इलेक्शन शेड्यूल थे। पहले इसमें रोड़ा ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन इसकी परमिशन देगा, क्योंकि इसकी डेट डिसाइड की गई थी 26 अप्रैल को, और आज 26 अप्रैल को ऑलरेडी दूसरे चरण के मतदान हैं लोकसभा के। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन की नॉड मिलती है या नहीं मिलती? बट फॉर्चुनेटली 24 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, काफी स्पेकुलेशन के बाद इलेक्शन कमीशन से ये नॉड मिल गई। और इसके बाद अब ये मामला चला गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट के ऊपर, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन से नॉड नहीं मिलती तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सवाल ही नहीं उठता। और ये इलेक्शन नोटिफाई किए गए थे 10 अप्रैल 2024 को। जब ये इलेक्शन नॉमिनेट वो क्या कहते हैं इसको, डिक्लेयर किए गए थे 10 अप्रैल 2024 को, उस समय भी ये सिचुएशन थी कि जो एमसीडी कमिश्नर हैं वो इस व्यू के थे कि जब तक सब तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल जाती तब तक हमें इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करने चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने उनके ऊपर दबाव बनाया और ये इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करवा दी विदाउट गेटिंग द क्लियरेंस फ्रॉम ऑल रिक्वायर्ड एस्पेक्ट्स, जिसकी वजह से अब कन्फ्रंटेशन की नौबत आन खड़ी हो गई है। गायत्री जी, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
अब उस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं जिसके ऊपर इतना हल्ला हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि भाई एलजी साहब अपॉइंट कर दें किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये वही आम आदमी पार्टी है और ये वही बीजेपी है जो थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के चक्कर में ही कितनी बड़ी कन्फ्रंटेशन खड़ी हो गई थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। तो ऐसे में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन नियुक्त हो, कैसे नियुक्त हो, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो हो, क्या एलजी साहब इसका ध्यान नहीं रखेंगे? खासकर अब भी जबकि सामने वही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और ठीक वैसे ही मेयर इलेक्शन है जैसे चंडीगढ़ में थे। पहली बात जिसकी वजह से एलजी साहब बहुत ज्यादा कॉन्शियसली इस पूरे स्टेप्स को, एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात, पिछले साल जब इसी मेयर के इलेक्शन हुए थे गायत्री जी, उस टाइम पे एलजी साहब ने बीजेपी के काउंसलर सत्या शर्मा जी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रोल पे अपॉइंट किया था। उस समय इसी आम आदमी पार्टी ने बहुत हो हल्ला मचाया था कि दिल्ली सरकार को बाईपास करते हुए, सीएम की रिकमेंडेशन नहीं लेते हुए आपने सत्या शर्मा को अपॉइंट कैसे कर दिया? और यह मामला इतना तूल पकड़ गया था कि यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था गायत्री जी, और उसके बाद जाके इस मामले का निपटारा हुआ था। यहां तक कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा जी ने लिए, उस हर डिसीजन के ऊपर आम आदमी पार्टी ने सवालिया निशान उठाया और अल्टीमेटली एक कन्फ्रंटेशन की पोजीशन खड़ी हो गई। तो ऐसे में इस बार जब फिर से मेयर का इलेक्शन है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट होना है, तो अगर एलजी साहब कहते हैं कि भाई सीएम की रिकमेंडेशन के बिना ये करना ठीक नहीं होगा क्योंकि दूध से जला छाछ से बच के निकलता है, तो क्या लगता है आपको, उनकी बात तर्कसंगत है या नहीं है? चलिए, ये तो दो पक्ष हो गए। अब हम रूल बुक की बात कर लेते हैं गायत्री जी। एमसीडी की रूल बुक क्या कहती है? एमसीडी की रूल बुक ये कहती है कि इलेक्शन जब भी मेयर के होने हैं उसके लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट होना चाहिए। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक काउंसलर होना चाहिए, लेकिन वो खुद कंटेस्ट नहीं कर रहा होना चाहिए। ठीक है जी। अगली बात क्या कहती है कि इस पर्टिकुलर इशू के लिए, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं जो इस समय नरेश कुमार हैं, उनको ये फाइल भेजनी पड़ती है किसके पास? स्टेट्स अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास, जो कौन है? सौरभ भारद्वाज। इनके पास फाइल भेजनी होती है। फिर ये फाइल ये स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर किसके पास भेजता है? सीएम के पास भेजता है। वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। फिर सीएम के साइन होने के बाद, अप्रूवल के बाद, रिकमेंडेशन लगने के बाद, कुछ सेलेक्टेड नामों के बेस्ड ऑन सर्टेन मेरिट एंड क्राइटेरिया टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड इंटेंशन ऑफ द सीएम, इसके बाद ये फाइल ड्यू प्रोसेस में एलजीजी के पास जाती है और एलजी ऑफिस इसको स्टडी और स्क्रूटनाइज करने के बाद जो रिकमेंडेशंस एलजी साहब को मिलती हैं सीएम ऑफिस से, उन सेलेक्टेड रिकमेंडेशन में से एक नाम फाइनल करके भेजता है। यानी फाइनल अथॉरिटी एलजी ऑफिस रहती है, बट स्ट्रिक्टली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीएम। अगर कहीं कोई ऐसा नाम लगता है एलजी साहब को जो होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो वो फाइल वापस भेज सकते हैं, सजेस्ट करते हुए फॉर द काइंड रीथिंकिंग और रीअसेसमेंट ऑफ द होल थिंग सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन जो होगा वो रिकमेंडेशन में से ही एक नाम में से एलजी साहब करेंगे। अच्छा, अब यार दूसरा मुद्दा देखिए। जब फाइल यहां पे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यहां पे सौरभ भारद्वाज को भेज दी, तो अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वो फाइल अरविंद केजरीवाल जी के पास जानी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा उसको साइन किया जाना चाहिए, अप्रूव किया जाना चाहिए और कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए। लेकिन ये हमने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया दर्शकों को कि 22 अप्रैल को ये फाइल सीएम ऑफिस से वापस भेज दी गई, ये कहते हुए कि सीएम अभी जुडिशियल कस्टडी में है, तो उनसे कोई भी इसके बारे में इनपुट्स लेना पॉसिबल नहीं है। अगर सीएम ऑफिस खुद इस फाइल को रिटर्न कर रहा है, तो इसमें एलजी साहब क्या कर सकते हैं? अगर ये भेज भी दी जाती अरविंद केजरीवाल जी के पास, तो क्या ये साइन होके आती? जवाब है नहीं, क्योंकि यहां एक दूसरा रूल बुक इन्वॉल्व हो जाता है। ये था एमसीडी का रूल बुक, अब रूल बुक इन्वॉल्व हो जाता है जेल मैनुअल का। जेल मैनुअल का रूल बुक क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल के अंदर है, वो ना तो कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है और ना ही उसके ऊपर साइन कर सकता है। यानी ये फाइल ना तो अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाई जा सकती है और ना ही पहुंचने के बाद भी वो इसको ऑफिशियली लीगली साइन कर सकते हैं, अनलेस
इन दोनों चीजों के लिए कोर्ट से परमिशन ली जाए। तो क्या कोर्ट से इस बारे में कोई परमिशन ली गई है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल द्वारा? जवाब है नहीं, ऐसी कोई परमिशन अभी तक नहीं ली गई है। और ये कंफर्म कर रहे हैं संजय बेनीवाल जी, जो कि दिल्ली डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है, जो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन में ऐसी कोई रूलिंग हमारे पास प्राप्त नहीं है जिसमें यह हो कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से ऑफिस रन करने की कोई परमिशन किसी कोर्ट द्वारा दी गई है। तो ऐसे में कोई फाइल उनका रिसीव करना और रिसीव करने के बाद कोई फाइल साइन करके वापस देने का सवाल ही नहीं हो। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये एक पर्पसली क्रिएट किया गया जबरदस्ती एक ऐसा टूल किट के अंदर एक ऐसा पैकेज है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी करने का एक मंसूबा आम आदमी पार्टी का दिखाई देता है। लेकिन यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है। यहां पे एलजी साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। वो क्या कही? वो ये, उसका पहले मैं हेडिंग दे देता हूं। क्या सौरभ भारद्वाज खुद को अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं? अब आपके दर्शक सोचेंगे अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी बनने का सवाल कहां से आया। बताता हूं। अभी तक मैंने पूरा लीगल प्रोसेस आपको बताया। उस पूरे लीगल प्रोसेस को डिफाई करते हुए यहां पे सौरभ भारद्वाज ने, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, क्या किया? एलजी साहब को एक लेटर लिख दिया और एलजी साहब को लेटर लिख के ये कहा कि आप एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो फाइनल करने की कृपा करें। अच्छा, अब एलजी ऑफिस इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है वो ध्यान से देखिएगा। एलजी ऑफिस इसके ऊपर ये रिस्पॉन्ड करता है कि भैया, पहली बात तो ये कि जब भी एलजी के पास कोई रिकमेंडेशन आती है, उस रिकमेंडेशन में कुछ 5, 7, 10 नाम होते हैं कि इन नामों में से एक नाम को फाइनल करना है। यहां पे क्या हुआ? या 250 लोगों के नाम, जितने काउंसलर्स हैं, सारे यहां भेज दिए गए एलजी साहब को विद नो स्पेशल रेफरेंस टू एनी स्पेशल लिस्ट ऑफ 5, 6, 8, 10 पीपल कि ये रिकमेंडेशन है। तो एलजी साहब किस में से फाइनल करें? पहली बात। दूसरी बात, वो रिकमेंडेशन देने का राइट किसको है? सीएम साहब को। तीसरी बात, ये फाइल एलजी साहब के पास फॉरवर्ड करने का राइट किसको है? सीएम साहब को। तो एलजी साहब ने यहां पे एक बड़ी तर्क टिप्पणी देते हुए कहा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर सौरभ भारद्वाज को ये कैसे लग रहा है कि कौन से लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंतर्गत उनको ये स्पेशल पावर्स मिल गई हैं कि वो जो स्पेशल पावर्स सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास हैं अंडर सेक्शन 451 सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 8 ऑफ जीएनसीटीडी एक्ट, जिसके अंतर्गत एक चीफ मिनिस्टर एलजी को रिकमेंडेशन दे सकता है और एलजी से फाइनल डिसीजन की मांग कर सकता है। अंडर विच लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सौरभ भारद्वाज मुझसे ये ओपिनियन मांग रहे हैं। ही इज नॉट एट ऑल ऑथराइज्ड टू राइट टू मी एंड सीक माई ओपिनियन और माई जजमेंट ऑन दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीइंग अपॉइंटेड। अब इस बात के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली सही चलते हुए एलजी साहब ने सीएम साहब से रिकमेंडेशन नहीं मिलने की वजह से कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया। कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं अपॉइंट होने की वजह से आज होने वाला मेयर का इलेक्शन नहीं हुआ। और ये गायत्री जी आगाज है, ये उस तूफान की आवाज है जो मुझे समझ में आ रहा है कि आगे आगे अब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने हैं, जैसे आने वाली बाढ़ की संभावना को देखते हुए क्या किया जाना चाहिए, आगे आगे मलेरिया डेंगू के बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, जहां जहां पे भी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग एलजी साहब के साथ सीएम साहब की होनी जरूरी है, या कहीं पे भी कोई इस तरह का लीगल मैटर या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर सीएम के थ्रू एलजी तक फॉरवर्ड किया जाना जरूरी है, वो अब सब रुकेगा। क्योंकि सीएम के पास किसी फाइल को रिसीव करने का और साइन करके वापस एलजी के पास भेजने का राइट ही नहीं है एज पर टू प्रिजन रूल। और अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ मांगा ही नहीं है। मांगेंगे भी कहां से, जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि भैया मुझे एक टेबल, एक चेयर दे दी जाए मेरे सेल के अंदर, तो वो तक तो कोर्ट ने उनकी डिमांड मांगी नहीं, क्योंकि कोर्ट बार बार उनको ये कह रहा है कि यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी प्रिजनर और आप अपने आप को आम आदमी समझ के ही बर्ताव करें, खास समझने का प्रयास ना करें। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल
बार बार इस समय कोर्ट से उलझने में क्या लगे हुए हैं? भाई मेरे समन गलत थे ईडी द्वारा, मेरी रिमांड गलत थी, मेरे को इम्प्रिजनमेंट गलत की गई है। अब तक तो वो इसी उलझन में उलझे हुए हैं। अब तक वो मानने को तैयार नहीं कि मैं जो डिटेंशन में हूं, जेल में हूं, वो सही हूं। जिस दिन वो ये मान लेंगे, उसके बाद तो कहेंगे कि भैया मैं जेल में हूं, पता नहीं कब तक रहूंगा, मुझे जेल से सरकार चलाने की परमिशन दी जाए, और वो परमिशन पता नहीं कोर्ट मानता है या नहीं मानता, और अगर मान ली उसने कोर्ट ने, तब जाके कहीं वो कोई फाइल रिसीव करेंगे या किसी फाइल पे साइन करेंगे। लेकिन ऐसे में दिल्ली वालों का भविष्य डेफिनेटली भयंकर अंधकार में गायत्री जी इस समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हुआ था वो दिखाई दे रहा है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जो कि एमसीडी के इंचार्ज हैं, वो कुछ भी ऊटपटांग बयान दे दें, वो तो यहां तक बयान दे रहे हैं कि बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानबूझ के एलजी को कह के ये इलेक्शन को डेफर करा दिया। क्यों? क्योंकि वो कोई दलित मेयर बनने नहीं देना चाहते। क्या वाहियात इल्जाम है। सबको पता है कि ये तीसरी जो टर्म होती है ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। बीजेपी का बने, आम आदमी पार्टी का बने, आज बने, कल बने, परसों बने, बनेगा तो एससी मेयर ही, क्योंकि वो एक्ट में लिखा हुआ है, एमसीडी के एक्ट में। तो इसलिए इसमें जबरदस्ती एक माइलेज, ब्राउनी पॉइंट्स और अपने कुछ सहानुभूति पाने का प्रयास करना दुर्गेश पाठक द्वारा, मुझे लगता है बहुत ही बचकानी हरकत है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी ही बचकानी हरकतों के लिए जानी जाती है गायत्री जी। लेकिन दिल्ली की जनता भली भांति इस समय समझ रही है कि कौन पंगा ले रहा है और कौन जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है जो एलजी साहब ने अभी भी कहा कि भाई सौरभ भारद्वाज किस कैपेसिटी में मुझे लिख रहा है, तो सौरभ भारद्वाज को बना देना सीएम, एक्टिंग सीएम बना दे, संजय सिंह को बना दे, आतिशी को बना दे। यानी इसका मतलब अरविंद केजरीवाल को अपने सेनापतियों पे ही इतबार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ना तो उनको इस लायक समझते हैं और ना उन पे इतबार करते हैं। अच्छा, 14 पोर्टफोलियो आतिशी को देने के लिए वो तैयार है, लेकिन एक्टिंग सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि शीश महल खाली करना पड़ जाएगा। गायत्री जी, ये सब दिल्ली की जनता देख रही है इनके क्या आडंबर हैं, या फिर ये जानबूझ के एक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करना चाह रहे हैं जहां पे तंग आके, मजबूर होके एलजी साहब को कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े गवर्नमेंट डिसॉल्व करने का या प्रेसिडेंट रूल लगाने का, और फिर से ये सहानुभूति की लहर को एनकैश करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या तो ऐसी कोई मंशा लगती है। वरना ये इस समय इनके जो कदम, जैसे नो ईडी के समन इवेड करने वाले बेवकूफी के कदम थे, इस समय भी किसी और को अपना सीएम ना बनाना, सच में इनको देख के तो लगता है हेमंत सोरेन इनसे कहीं ज्यादा समझदार थे, लालू इनसे कहीं ज्यादा समझदार थे, जिन्होंने एटलीस्ट उनको सलाहकार सही मिले और उन्होंने सही टाइम पे अपना ग्रेसफुल एग्जिट किया, बजाय इसके कि धक्के मार के आपको इस कुर्सी से उतारने का प्रयास किया जाए। ओवर टू यू गायत्री जी। आप सही कह रहे हैं आशीष भाई, जिस तरीके से ये इतनी बेशर्मी के साथ में जस्ट बिकॉज इनको शीश महल रखना है, इनको चीफ मिनिस्टर बने रहना है, मतलब चारों तरफ से थू थू हो रही है, पूरी देश से धिक्कारे जा रहे हैं, बट बहुत ही मोटी चमड़ी है, मैं बोलूंगी, बोलते हैं ना चिकना घड़ा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्योंकि इतनी बातें सुनने, मतलब हेमंत सोरेन ने, मैं बोलूंगी कम से कम इतनी तो शर्म थी कि अरेस्ट होने से पहले जाके रेजिग्नेशन सबमिट करके आ गए। He has put his name in history in all the wrong sense, nothing positive। ये तो क्या, ये तो कांग्रेस के भी वो निकले, क्या बोलते हैं, उस्ताद निकले, कि कांग्रेस ने भी इतने झमेले नहीं किए होंगे इतने शॉर्ट स्पैन में जितने इन्होंने कर डाले, जितने इन्होंने कर डाले। राइट। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आपके आशीर्वाद की, प्यार की, लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर की बहुत जरूरत है। हम राष्ट्रवादियों पे आपको पता ही है कि एक जैसे इलेक्शंस आते हैं, एक वो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, हमारी आवाज को म्यूट करने की कोशिश की जाती है, जिससे इलेक्शन के टाइम पर दूसरे पक्ष वालों की आवाज को बुलंद रखा जा सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।